हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी बेस्ट। आज हम लोग जो है नेशनलिज्म के चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के तीसरे पार्ट के वीडियो को देखेंगे। जैसा कि हम लोग ने सीरीज शुरू की हुई थी, तो नेशनलिज्म में आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने है इसके 7 नंबर पेज तक पढ़ लिया था। सिलेबस के अनुसार कहा जाएगा तो सिलेबस जो आपको जो दिखाई दे रहा है, नेशनलिज्म इन यूरोप को जो होता है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको बेसिकली 4 से 5 पॉइंट में हमें पढ़ना होता है ना। क्या क्या पॉइंट होता है हम देखेंगे। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो फ्रांस था, कि कैसे फ्रांस पे जो चेंज होंगे वो आएंगे। अभी फ्रांस में जो चेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हमें 1815 से लेके 1848 तक पढ़नी है ना। ये एक दूसरा पार्ट रहेगा जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ सकते हैं फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस जो होता है इसके बीच में क्या क्या चेंजेबल हुआ। अब ये नेशनलिज्म की जो बातें आएंगी इसके बाद जो हमें पढ़ाई पढ़नी है, इसका इम्पैक्ट जो होगा पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, या यूरोप में की बात करेंगे तो यूरोप में कैसे होगा, इसको हमें पढ़नी है। तीसरा पार्ट हमें पढ़ना यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन जो होगी हमें बेसिकली क्या करनी है, वो 3 देशों का यूनिफिकेशन पढ़ना। एक हमें पढ़नी है जर्मनी की भाषा, दूसरा हमें पढ़ना होगा इटली के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा यूनाइटेड किंगडम का या ब्रिटेन के बारे में। ये 3 टॉपिक को हमें डील करना है। चौथा जो इसमें जो पॉइंट हमें दिखाई देगा वो विजुअलाइजेशन, यानी कहने का सेंस होता है कैसे आप नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए विजुअलाइजेशन वाले वर्ड को यूज किया गया। और पांचवा टॉपिक जो होगा वो इम्पेरियलिज्म। इन टॉपिक को लेकर जो समराइज किया जाता है कि पूरे पार्ट को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, आसान टॉपिक में हम लोगों ने पहला पार्ट देखे होता है फ्रांस जो होगा, जिसमें जो हम लोग बात करेंगे इसका 60% पोर्शन जो है चैप्टर को फ्रांस से ही जुड़ा होता है ना। क्योंकि आप बोलेंगे कि जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी यूरोपियन में, यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड में, तो उसका जनक जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्रांस को ही जाता है। पूरे आप देखेंगे मॉडर्न नेशंस की बात करते हैं, मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं, या नेशनलिज्म की बात करेंगे, इसको कहने का सेंस आता है कि यूरोपियन कंट्रीज से ये स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक हम लोगों ने इजिली वे में देख लिया था। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने देखा हुआ था कि आज जो है हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में कि नेशनलिज्म जो होता है वो कैसे धीरे धीरे जो होगा पूरे वर्ल्ड में या यूरोप में होगा इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, इसकी कहानी आप देखेंगे कि बहुत छोटी सी कहानी दिखाई देगी, और एक इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना, और बैकग्राउंड पढ़ने के बाद क्या होगा, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे पहले क्या होता है कि जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ये नेशनलिज्म जो होता है कैसे इंक्लूड हो जाता है ना। हमारा फोकस जो रहेगा वो बेसिकली बोर्ड के हिसाब से भी रहेगा, प्लस हम अपने कॉन्सेप्ट को गेन करते हुए चलेंगे। तो इस बात को भी हमें बेसिकली ध्यान देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट दिए गए हैं, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। इससे हो सकता है कि यहाँ से आपको एमसीक्यू या हो सकता है कि वन वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन जो होगा यहाँ पे आप देखेंगे नेपोलियनिक वॉर में इन्वॉल्व होता है। आप देखेंगे 1821 में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जहाँ पे एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज की जाती है, 1 नंबर वहां से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये वाला पोर्शन जो होता है जो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा कि जहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इसके बीच में हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसी के साल में हुआ था। फिर आप बात करेंगे कि यहाँ पे बेसिकली कहा जा सकता है कि आपको अलग अलग डेट के बारे में इंक्लूड करना है। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ से अगर हम बात करेंगे तो इस वाले पैराग्राफ में ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। इसमें यही दिया गया है कि कैसे जो होता है कि अगर हम बात करेंगे कि यूरोप के जो पोर्शन है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो अलग अलग किंगडम के अंदर में डिवाइडेड है। किंगडम्स में हुआ, डचीज में हुआ, आप कंट्रीज की बात करेंगे, ये अलग अलग बेसिकली पार्ट डिवाइडेड है। जैसे आप देखेंगे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो होगा वो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के अंदर में आता है, एक अलग पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे पोर्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हम्सबर्ग एम्पायर की बात करेंगे जो बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर बेसिकली रूल आउट करेगा। फिर आप देखेंगे अल्पाइन रीजन की बात करेंगे, मतलब जो आपका पूरा नॉर्दर्न पार्ट उसमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे ट्रॉयल जो होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे ट्रॉयल रहते हैं उन जगहों पे आप देखेंगे
बेसिकली क्या होता है कि ट्रॉय हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, आपको स्वीडनलैंड होंगे जहाँ पे बोहेमिया जो होते रहते हैं, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी वहाँ पे बेसिकली डिमिनेटेड थी वो, क्योंकि इनके तो जर्मन स्पीकिंग जो थे वो थे। फिर आप देखेंगे इटालियन स्पीकिंग जो प्रिवियंसी जो एरिया होता है, जैसे लैम्बर्डी हो गया, है ना, वेरिटिया हो गया, जहाँ पे आप बोलेंगे इन जगहों पे अलग अलग पार्ट जो है इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जो देखने को मिलेगा, जैसे कि कलीसिया जहाँ पे ऑटोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी जो होगी वो पॉलिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का सेंस आता है कि यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री जो होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी बात करेंगे कि हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, यानी आप अलग अलग चीजों में डिफ्रेंशिएटेड है। मान के चलिए कि अगर ये पूरा का पूरा अंग्रेज ये इंग्लैंड ही हो गया, सपोज की बात करेंगे जर्मनी हो गया, तो इसमें कुछ पोर्शन एक अलग किंगडम में, दूसरा पोर्शन किसी अलग किंगडम में, तीसरा पोर्शन किसी अलग किंगडम में होगा। तो यही किंगडम को कहने का सेंस आता है जब हम यूनाइट करेंगे और इन सब को यूनिफिकेशन की बात करेंगे। यही यूनिफिकेशन जो थी वो नेशन को इंक्लूड करता है, नेशन को बनाता है, और यही नेशन जो होगा वो नेशनलिज्म को इंक्रीजमेंट करेगा। और यही पोर्शन हमें क्या होता है पढ़ने पड़ते हैं कि कैसे जो होगा नेशनलिज्म इनको बढ़ाया गया। अब आते हैं नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए कहा जाता है दो चीजें ज्यादा यूनिक थी, एक तो अरिस्टोक्रेसी थी और दूसरा आपको मिडिल क्लास। ये दो अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट करेंगे अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी के बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि दो चार पॉइंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि आप बात करेंगे कि ये जो होंगे, अगर कहा जाता है एरिस्टोक्रेट जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि एरिस्टोक्रेसी कहने का मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं जो पूरे सोसाइटी में जो समृद्ध परिवार होते हैं, मतलब कहने का सेंस होता है कि जो वैल्यूएबल कहिए या आप उसको जो होता है, ठीक है, जैसे कि कहने का सेंस क्या आता है कि जो उच्च सामाजिक वर्ग होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको सोसाइटी समाज में कहा जाता है, जैसे जमींदार प्रथा वाले को, ठाकुर लोग हो गए, ब्राह्मण हो गए, उन्हीं को अरिस्टोक्रेट टाइप में कहा जा सकता है कि जो सोसाइटी समाज में ज्यादा डेवलप्ड हो, इनका डोमिनेशन होता है, ये डोमिनेट क्लास होते थे पूरे कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरी बात कहेंगे इनके मेंबर जो होंगे वो अपने क्लास के अंदर ही यूनाइटेड रहते हैं, यानी आप देखिए वो हर किसी से मिलता जुलता नहीं रहता है, उनकी पर्टिकुलर क्लास होती है। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे कि दे ओन, यहाँ पे दिया हुआ दे ओन द स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन द टाउन हाउस, मतलब उनके ज्यादातर जमीनों वगैरह पे उनका ही कब्जा रहेगा। उनकी जो बोली होगी वो फ्रेंच बोली बोलते हैं। तो बेसिकली डिप्लोमेसी की बात करेंगे या हाई सोसाइटी का इंडिकेशन हो सकता है कि बड़े बोली बोलते हैं। इस सामान्य सोसाइटी समझ में आज क्या है कि आप इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को क्या दिया जाता है, कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश में बात करते हैं, फ्लुएंटली बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप हाई क्लास से आते हैं, आपकी स्टैंडर्डिटी जो होती है सोसाइटी समझ में बड़ी हो जाती है। फिर आप बात करेंगे एरिस्टोक्रेट जो थे वो पावरफुल होते थे। ठीक है, इनका जो न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप होगा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स वो नंबर में कहा जाता है बहुत कम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे इनके जो पॉपुलेशन जो की बात करेंगे तो ये कहने का सेंस क्या आता है कि ये अपने ही कल्चर के बीच में जुड़े हुए पोर्शन होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे कि इनका जो बेसिकली क्या होता है कि कंट्रोल जो होता है इंडस्ट्रीज पे होगा, टाउन पे होगा, बाकी पार्ट पे होगा, और यही बेसिकली क्या होता है कि इसमें ये इंक्लूडेशन करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप फॉर द स्मॉलेस्ट in number till the late 19th century. It was among the educated liberal middle class and idea of the nation united following evolution of aristocracy privilege gained popularity. यानी यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो मिडिल क्लास अब इमर्ज करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे कि दूसरा जो ग्रुप बेसिकली इमर्ज करेगा जो पढ़ा लिखा था, जिसके पैसे गेन करना शुरू कर दिए। अब यही दो ग्रुप के बीच में कहीं ना कहीं बेसिकली कहा जाता है, ठीक है, कि दोनों के बीच में जो होगा कहा जाएगा कॉन्फ्लिक्शन होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहले के जो लोग जो होते थे पढ़ा लिखे ज्यादा नहीं थे या बेसिकली एजुकेटेड ज्यादा नहीं थे,
उनके पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे, तो वो लोग एरिस्टोक्रेसी वाले को लोगों को महत्व देते थे कि सोसाइटी समाज में इंपॉर्टेंट है। बट जैसे पढ़े लिखे आने शुरू हुए, उन्होंने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया कि हम एरिस्टोक्रेसी को जो होता है क्यों उतनी महत्व देंगे, हम भी वही इंसान हैं, हम भी वही लोग हैं। तो इसी बीच में क्या होता है कि यही डिफ्रेशन हो गए, और यही डिफरेंस जो होता है, कहा जाता है कि नेशनलिज्म को धीरे धीरे प्रमोट करने की बात लेके चला। ठीक है, अब यही लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे, आप बात करेंगे। ठीक है, कि इन लोगों ने जो होता है, कहा जा सकता है कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया। अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिबरल नेशनलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनलिज्म जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात है, दो चार पॉइंट इसमें इंक्लूडेड होता है। आप इस चीज को याद रखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। लिबरल जो वर्ड होता है वो बेसिकली लिबर वर्ड से निकला हुआ है, जो लैटिन है, इसका मतलब होता है फ्री, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि आप हर कोई जो है वो फ्रीडम में होना चाहिए। अब कहने का मतलब जब मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने कहने का मतलब क्या था कि वो लोग चाहते थे कि हमें भी कहीं ना कहीं आजादी मिले, हमें भी फ्रीडम मिलना चाहिए। और ये लिबरलिज्म जो होता है वो दो चीजों पे वो चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले, एक पॉलिटिकली और दूसरा जो होता है उसको कहा जा सकता है इकोनॉमिकली। इन इन दो बेसिस पे उनको क्या होता है कि लिबरल नेशनलिज्म जो होता है इसी दोनों तीन बातों पे टिका हुआ है। यानी आप देखेंगे कि जब नेशनलिज्म इंक्रीज करती है, ठीक है ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो होता है, आप देखेंगे कि लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी और द कलरगे प्रिविलेज। सॉरी, जहाँ पे आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस फॉर द इन इनवॉलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी आप देखेंगे कि जो नेशनलिज्म ग्रोथ कर रही थी, तो उनका कहने का सेंस क्या बनता था कि वो लोग चाहते थे कि जो बेसिकली प्रिविलेज दिया गया है ऑटोक्रेसी को, उसको खत्म होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई इक्वालिटी रहना चाहिए, और साथ साथ में जो कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी कहीं ना कहीं आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहले क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी हर किसी के पास नहीं थी, आप प्रॉपर्टी अपने आप को गेन नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें दो चीजों आती है कि लिबरल नेशनलिज्म में जो था सफरेज जो हुआ करता था वो नहीं मिलता था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। सफरेज करने का मतलब होता है आपका राइट टू वोट। लिबरल जो लोग होते थे वो चाहते थे कि जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही मिले। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाता है, क्योंकि लिबरल नेशनलिज्म के अनुसार जो होता था वोटिंग राइट, ठीक है, दो लोगों को मिलना चाहिए। पहले वोटिंग राइट जो हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज क्लास को हुआ करती थी। अब ये चाहते थे कि जो टैक्स पेयर होंगे मिडिल क्लास में, उनसी को वोटिंग राइट देनी चाहिए, वुमेन को, और साथ साथ में कहा जाता है कि पुअर पीपल को वो वोटिंग राइट नहीं दे रहे थे। तो ये इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सफरेज जो होता है, आप देखेंगे कि यूनिवर्सल सफरेज के अनुसार में आपको वोटिंग राइट जो है लिबरल नेशनलिज्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, French was the mark the first political experiment in the liberal democracy. The right to vote and the get elected was the guaranteed exclusive to the poverty owning man। यानी आप देखेंगे जिसके पास प्रॉपर्टी होगी उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेंगे, है ना। मैन विदाउट द प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। ये राइट जो है आपको लिबरल नेशनलिज्म ने लोगों को नहीं दिया था। इसके अलावा सारी की सारी चीजें उसमें थी। आप देखेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर लिबरल नेशनलिज्म की बात करेंगे तो इसका कहने का सेंस ये बनता है कि इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, मेरिट और डिमेरिट। मेरिट में बाकी सब चीजें होंगी, डिमेरिट में इस चीज को लिखना पड़ेगा कि यूनिवर्सल राइट हर किसी को नहीं थे। ठीक है, अब बात करेंगे नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड द सफरेज एंड रिड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड द हस्बैंड। ठीक है, यानी आप देखेंगे जब नेपोलियन कोड आता है, उसने क्या किया कि जो सफरेज थे उसको रिड्यूस किया गया था, और जो पावर वगैरह थे उनको रिड्यूस किया गया था। वुमेन को सेकेंडरी चीज डाल दी गई थी, और वहां पे उनको जो होता है पैसिव सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जाता है, उनको ज्यादा बेनिफिट
नहीं मिले। तो ये आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है कि राइट टू वोट होनी चाहिए, मगर वो भी राइट टू वोट को थोड़ा सा क्या किया गया था, थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेंगे, सब किसी को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात कहेंगे कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना चाहिए था। और कहा जा सकता है कि इसमें क्या होगा कि इनको बेनिफिट होने चाहिए कि प्रिविलेज बेसिस ऑन द बर्थ खत्म कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने जब बात की थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो इसका मतलब यही आता है। यहाँ से सिंपल से एक सवाल पूछा जाता है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो है वो क्या होता है। दूसरी बात करें कि इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, तो इकोनॉमिकल लिबरलिज्म का आने का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, एक पॉइंट हो गया। दूसरा बात, एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना चाहिए था, जिसमें कि कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज पे एवोल्यूशन नहीं डाल सकते हैं, कि आप हर कोई उस बिजनेस को चाहे तो कर सकता है। तीसरी बात कहेंगे कि उनका जो कहने का सेंस क्या आता था, यूनिवर्सल मेजरिंग यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम हो जाए, यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम हो जाए, जिससे कि उनको बेसिकली बिजनेस करने में आज़ादी हो जाए। फिर आप बात करेंगे कि वहां पे आप देखेंगे कि जैसे कहा जाता था कि जैसे कि 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था जर्मनी, तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन होता था, जिसमें बिजनेस करने में लोगों को बहुत सारी परेशानी होती थी। इसलिए वो चाहते थे कि इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में क्या किया जाए, तो यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया जाए, जिससे कि उनकी बिजनेस जो हो आसान हो जाए। तो ये तीन चार पॉइंट जो होगा, कहा जा सकता है कि आपका इकोनॉमिकल लिबरलिज्म को ये सपोर्ट करते थे। फिर एक क्वेश्चन आता है जेलोवेरियंस में। तो जेलोवेरियन जो होता था एक तरह का इकोनॉमिकल ग्रुप हुआ करता था, जो पर्सिया के सपोर्ट से बनाया गया था। इसमें क्या था, बिजनेस क्लास जितने ग्रुप थे उनके मेंबर ये इसमें इंक्लूड होते थे, जिनका काम होता था कि गवर्नमेंट से बेसिकली व्यापारी वर्ग के लिए या बिजनेस क्लास पीपल्स के लिए वो सपोर्ट ले सके, जिससे कि वो अपना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या उन बातों को लेके जो गवर्नमेंट बिजनेस में रेस्ट्रिक्शन कर सके, इनके खिलाफ ये यूनाइट होकर गवर्नमेंट के खिलाफ अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। इन्हीं ग्रुप को जेलोवेरियन ग्रुप कहा गया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बेसिकली, इसमें दो तीन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे उस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से सवाल पूछने की जो चांसेस है वो नहीं है। याद रखिएगा कि यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन जो होते हैं, वो डाइवर्सिटी जो थी वो ज्यादा थी। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछने की बात आती है, तो एक क्वेश्चन पूछने को आ सकती है कि वाई वी नीड टू प्रमोट द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ्रेंसिएशन जो अलग अलग कल्चर में डिवाइडेड थे, इसी को यूनाइट करने का जो प्रोसेस था वही नेशनलिज्म का रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एरिस्टोक्रेसी की प्रॉपर्टी, या उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ द एरिस्टोक्रेट्स आर द प्रायर देन द अदर ग्रुप्स, या उनके बारे में डिफाइन करने के लिए आ सकता है, डिफाइन अबाउट द एरिस्टोक्रेट्स इन द यूरोपियन कंट्री। तो इसमें आप यही देख सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी जो होंगे वो क्या होंगे, उनके जो नंबर की अगर बात करेंगे वो कम होगा, यानी कहने का सेंस क्या होता है कि इनके जो टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे वो कम होगा। दूसरा, ये पावरफुल होंगे। तीसरा, ये इकोनॉमिकल स्ट्रांग होंगे। ठीक है। चौथा, इसमें बोल सकते हैं कि इनके पास जो बहुत सारी प्रॉपर्टी ओनिंग होगी। पांचवा, इसमें बोल सकते हैं कि ये अपने ग्रुप के अंदर ही टाई अप होते हैं, जो बेसिकली मैरिज के थ्रू ये अपने आप को स्ट्रांग करते थे या अपने आप को एक स्मॉल ग्रुप बनाते थे। ये इनकी प्रॉपर्टी होगी एरिस्टोक्रेसी की। फिर आता है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मिडिल क्लास जो थे वो ग्रोइंग कर रहे थे, एजुकेटेड थे, जिसमें कहा जा सकता है कि न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, है ना। प्रोफेशनल्स मतलब यह हुआ कि आपका आर्टिशियंस तो हो गए, साथ साथ में आपके लेक्चरर हो गए, या अदर ग्रुप जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। ये बाकी पार्ट में भी ग्रो कर रहे थे, तो इनका पॉपुलेशन अच्छा खासा था, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में थे। मिडिल क्लास धीरे धीरे इसी में से ग्रो कर रहा था। इनकी डिमांड थी कि बेसिकली ये लिबरल मिडिल क्लास जो थे वो चाहते थे कि जो एवोल्यूशन एरिस्टोक्रेसी की वो खत्म हो जाए, मतलब उनका प्रिविलेज जो होता है वो खत्म हो जाए, जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है चले। ये टॉपिक इनसे रिलेट करके है। फिर आप बात करेंगे लिबरल नेशनलिज्म। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या था,
इनकी क्या डिमांड थी। तो कहने का मतलब, इनका मतलब ये था कि फ्री हो जाना या फ्रीडम में लेना, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना। तो इनका लिबरलिज्म जो था वो दो चीजों पे टिका हुआ था, पॉलिटिकल लिबरल होना चाहते थे, इकोनॉमिकल लिबरल होना चाहते थे। पॉलिटिकल में तीन चार पॉइंट, वोटिंग राइट हो जाए, इक्वालिटी हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, कोई आपको जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। ये इनके पॉलिटिकल इंथुजियाज्म थे, या कहा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म थे। इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की बात करेंगे तो वो क्या थे, तो मार्केट ओपन हो जाए हर किसी के लिए। एवोल्यूशन जो था, सॉरी, बोल सकते हैं कि इसमें कि जो इम्पोज किया गया था, स्टेट रिस्ट्रिक्शन किया गया था कि गुड्स या कैपिटल का मूवमेंट में इधर से उधर करने के लिए आपको स्टेट इम्पोज करता था, वो खत्म हो जाए। तीसरी बात ये चाहते थे कि जो मार्केट हर जगह अलग का अनयूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम था, उसको यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम में डाल दिया जाए। तो ये इनकी डिमांड हुआ करती है, ठीक है। इसी से आप देख सकते हैं कि इनका आता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो होगा कि एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 39 फेडरल स्टेट में जो है, कन्फेडरेशन में जो है बटा हुआ था जर्मनी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन एक नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इले। इले जो था मेजरिंग यूनिट था बेसिकली, जर्मनी में इले से नापा जाता था, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जेलोवेरियन कौन थे या जेलोवेरियन क्या था। ये एक तरह का ग्रुप बनाया गया था पर्सिया के थ्रू, है ना, इनिशिएटेड बाय द पर्सिया। और बाकी जो जर्मन के बहुत सारे स्टेट इसको उन्होंने ज्वाइन किया, जिनका काम ये था कि ये चाहते थे कि बिजनेस क्लास ग्रुप के लिए ये कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहे थे। तो इन्हीं ग्रुप का जो कन्फिग्रेशन था, इसी को कहा जाता था जेलोवेरियन, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक हम लोग आज एंड करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन बाय लाइन जो है हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। आपके सुझाव वेलकम है कि क्या इसमें और इम्प्रोवाइजेशन कर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। एंड थैंक फॉर ऑल योर सपोर्ट, है ना। इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, बाकियों को फायदा मिले। थैंक यू, है ना। हैव अ नाइस डे।